हरिओम, उमानंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग जो शिक्षा संबंधी मूल अधिकार के विषय में जो पढ़े थे, जो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शामिल किया गया है, उस शिक्षा का जो संवैधानिक जो है एक जो अधिनियम जो है 2009 में आया था और उसे लागू 1 अप्रैल 2010 में उसको लागू कर दिया गया था। तो जो 86वें संविधान संशोधन से वह प्रक्रिया शुरू होती है और 2009 में अधिनियम आता है, 2010 में उसे लागू कर दिया जाता है। उसी से संबंधित थोड़ा सा और विस्तृत संवैधानिक संदर्भ में शिक्षा के प्रति क्या निर्देश दिए गए हैं उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मोटी मोटा तौर से कहें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उन्हीं को हम लोग अनुच्छेद के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशनल प्रोविजंस यानी भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में क्या व्यवस्था दी गई है उसको हम देखें। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 ये कहता है कि महिला, बच्चे, पिछड़े हुए वर्ग समूहों से संबंधित अगर कोई इस क्षेत्रों से संबंधित स्थानों पर या इन लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु कोई भी अगर शिक्षण संस्थान स्थापित करता है या शिक्षा संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराता है तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। न सरकार रोक लगा सकती है, न कोई निजी व्यक्ति रोक लगा सकता है, न कोई अन्य कल कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि से, यानी कोई भी उस पर रोक नहीं लगा सकता। यानी महिलाओं के शिक्षा, महिलाओं के से संबंधित, बच्चों से संबंधित और पिछड़े वर्ग से संबंधित अगर शिक्षा विकास के लिए कोई व्यवस्था करना चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न स्थानीय सरकार कोई भी रोक नहीं लगा सकता। यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का अधिकार। यानी जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, इस अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो अभिव्यक्ति आदमी तभी करेगा जब वो किसी को जानता होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझता होगा, किसी बात को वह समझता होगा, जानता होगा, तभी वो अभिव्यक्त करता है। इसीलिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसी के अंदर ही अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है निजता का अधिकार, यानी हम अपने प्राण रक्षा का अधिकार, अपने निजता, अपनी संपत्ति, अपनी भावनाओं को या अपने मान सम्मान को रक्षा करने का अधिकार हमको क्या देता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी हमारा शिक्षा का अधिकार शामिल है। कैसे? जब जैसे आप कोई आपको अपराधी कहता है और आप कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपनी रक्षा में वकील करेंगे या स्वयं केस लड़ेंगे, या आप पढ़े लिखे होंगे, अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, तभी आप प्राण की रक्षा या अपने मूल आत्मसम्मान की रक्षा करने में सफल होंगे। इसलिए अनुच्छेद 21 में भी सुप्रीम कोर्ट का यह विश्लेषण है या व्याख्या है या उसका निर्देश है कि यह भी शिक्षा का ही क्या है? एक रूप है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही इन सब बातों को समझता है और उसका अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वो प्रयास कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 21 को भी शिक्षा संबंधी अनुच्छेद माना जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 21 का, यदि अनुच्छेद 21 क की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसका जो है हमने बताया था कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। हाँ, 2 में हुआ था कि निश्चित रूप से जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं पूरे भारत में, उन सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा 1 से कक्षा 8 तक उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रावधान कर दिया गया। लेकिन ये संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इससे संबंधित अधिनियम आया था 2009 में, और जिसे लागू किया गया था 1 अप्रैल
2010 को लागू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब पूरी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत यह कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत है, जो 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला अगर बात करें अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि सरकारी चाहे कोई स्कूल हो, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था हो, उसमें हम बिना भेदभाव के सभी का प्रवेश करेंगे। यानी सबका नामांकन, सबका एडमिशन लेंगे। यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। सरकारी या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यानी भेदभाव रहित प्रवेश करेंगे। यह अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि सरकारी संस्था हो, सरकारी शिक्षण संस्था हो या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी धार्मिक शिक्षा के लिए कोई शैक्षणिक प्रावधान या संस्थान की व्यवस्था सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी। यह अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म और भाषा, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अगर कोई धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है, जिसमें हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और धर्म के उपासना का भी अधिकार प्राप्त है। तो इसी के अंतर्गत यह अधिकार भी मिला है कि धर्म और भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जिसकी संख्या बहुत कम है, वो अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 30(1) में प्रदान की गई है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है अनुच्छेद 41। देखिए यहाँ तक हम लोग जो पढ़े अनुच्छेद 15, 19, 21 का 29, 30, 28, ये जो हम लोग पढ़े हैं ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे 41, 45 और 46, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी एक अच्छी सरकार, एक अच्छी राज्य सरकार किस प्रकार से संचालित करना होता है, किन किन बातों को ध्यान में रख करके उसे संचालित करना चाहिए, इसके संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। उसको निर्देशित भारतीय संविधान करता है। उसको अब हम लोग देखते हैं। इसमें भी हमारे शैक्षणिक संबंधी प्रावधान किया गया है। अगर अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अर्थात राज्यों को निर्देश दिया गया कि ऐसा आप नहीं करेंगे कि जो बहुत पैसे वाले हैं उनको ज़बरदस्ती समानता के अधिकार के अंतर्गत उनको भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। बल्कि राज्यों को ये निर्देशित दिया गया है कि अपने राज्य के अंतर्गत जो भी नागरिक हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। चाहे वो सरकार विदेश में पाए, चाहे प्राइवेट में पाए, चाहे किसी संस्था में पाए, वो अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। ये निर्देश संविधान के अंतर्गत राज्यों को दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये कहा गया कि संविधान यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। ये निर्देश दे दिया है संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 के अंदर। यानी वो राज्य को निर्देश दे दिया गया था कि स्वतंत्रता के 10 वर्ष यानी संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर हर राज्य 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व उठाएंगे या उनका दायित्व होगा। परंतु ये निर्देश जरूर दे दिया गया था भारतीय संविधान में, लेकिन कोई राज्य
उस खर्च को या उस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाया या वो व्यवस्था नहीं दे पाया, जिसको जो है आ करके 2010 में यह कठोर नियम या मूल अधिकार बना। उस समय तो नहीं है लागू हो पाया। यानी कुल मिला के अनुच्छेद 45 से कहता है कि प्रत्येक राज्य, अनुच्छेद 45 से कहता है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। यह अनुच्छेद 45 कहता है। अगला अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि कोई कमज़ोर वर्ग हो, यानी गरीब लोग हों, एसटी हों, एससी हों, एससी एसटी हों, इनको शिक्षा की व्यवस्था करना, इनके शिक्षा संबंधी गतिविधियों का विकास करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। यानी कोई कमज़ोर वर्ग है या एससी एसटी हो या कोई भी हो, उनके शैक्षणिक यानी शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने का आधार या इनके शैक्षणिक संबंधी गतिविधियों के विकास का उत्तरदायित्व किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। यह भी निर्देश भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य सरकारों को देता है। आगे है, अब हम आते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्रगान का सम्मान करने के प्रति कर्तव्य है, यानी एक नागरिक होने के नाते हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। कुल इसमें 11 कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। उन 11 कर्तव्यों में एक शिक्षा संबंधी भी कर्तव्य शामिल है। उसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत कि अभिभावक यानी बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं या जो उसके संरक्षक हैं, वे 6 से 14 वर्ष के बालकों को, यानी उनके पास जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। यानी उनको शिक्षा की आवश्यक गतिविधियों का निर्माण करें और उसको शिक्षित करने का व्यवस्था करें। यह एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसको अनुच्छेद 51 का कहता है कि अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है या उनका दायित्व है, ये भी कहा गया। अगला है अनुच्छेद 350 की अगर बात करें, अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत तो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी किसी स्थान पर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, भाषाई आधार का तात्पर्य होता है किसी भी स्थान पर बहुत थोड़े मोड़े कुछ लोग भाषा बोलते हैं, मतलब एक भाषा बोलने वालों की संख्या कम है। जैसे वहाँ पर विभिन्न लोग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा है, लेकिन कोई ऐसा भी समुदाय है जिसकी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी स्थान पर कोई भाषा बोलने वालों की संख्या कम है, तो यानी उसको क्या बोलेंगे? भाषाई अल्पसंख्यक। यानी भाषाई अल्पसंख्यक अगर किसी स्थान पर पाया जाता है तो उनको यह अधिकार संविधान देता है कि वह अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए राज्य सरकार या स्थानीय सरकार को दायित्व सौंपा गया है। यानी किसी स्थान पर भाषाई रूप से अल्पसंख्यक अगर कोई समुदाय है तो वह प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ग्रहण करेगा। यह व्यवस्था करने का दायित्व या तो राज्य सरकार का होगा या तो उस स्थानीय सरकार का होगा। अब स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए। जैसे हम लोगों के ऊपर 3 लोगों का शासन है, केंद्र शासन, केंद्र का शासन, राज्य का शासन, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है, नगरों में, शहरों में नगर निकाय, नगर निगम आता है, तो उसको स्थानीय निकाय कहते हैं। तो जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, वे प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ग्रहण करेंगे। यह व्यवस्था या ऐसी शिक्षण संस्था उपलब्ध कराने का दायित्व या तो राज्य सरकार का है या तो फिर वहाँ के स्थानीय सरकार का है। यह अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत है। देखिए भाई, भविष्य में अगर आपको जंग लड़ना है, परीक्षा में पास होना है, नौकरी चाहिए, तो फिर रट्टा मारो, मेहनत करो, याद करो। आगे हम चलते हैं। अगर अनुच्छेद 351 की बात करें, अनुच्छेद 351 ये कहता है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य सरकार करेगी। यानी उसका प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना और सरकारी कामकाज या सरकारी दस्तावेज या सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत
या समाज में लोगों के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का भी दायित्व सरकार का होगा। यानी लोग हिंदी भाषा में बोलें, लिखे, पढ़ें, बताएं, कार्यालयों में, समाज में, यानी अभिव्यक्ति भी हिंदी भाषा में हो, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी हो और हिंदी भाषा का विकास भी हो। तो इसका दायित्व सरकार को होगा, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का होगा। यह व्यवस्था भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 के अंतर्गत करता है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बहुत है, यहाँ से काफ़ी कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई ये सोचे कि खाना न खाना पड़े और हमेशा हम जवान बने रहे, कार्य करते रहे, तो संभव नहीं है। उसी तरह से अगर आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छी उपलब्धि करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से संघर्ष के साथ सफलता के लिए प्रतीक्षा कीजिए, तभी आपके सपना पूरा होंगे। संघर्ष के साथ सफलता के लिए आप प्रयास कीजिए, तभी आप सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो शिक्षा से संबंधित हैं, उनको आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।